बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है इस ऑनलाइन सेशन में। आज का हमारा लेक्चर ऑडिट के हवाले से है और आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है। फॉर बिजनेस एडवांटेजेस बिजनेस के लिए क्या होंगे, फॉर ऑनर्स ऑनर्स के हवाले से एडवांटेजेस वो क्या हो सकते हैं, फॉर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होंगे, एंड फॉर जनरल पब्लिक के जो आम पब्लिक के आम लोग हैं उन्हें कैसे फायदा हो सकता है, वो क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, उनके नज़दीक क्या अहमियत है ऑडिट की। हम इनको अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फॉर बिजनेस, फॉर ऑनर्स, फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर जनरल पब्लिक, इन चार जो हमने ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं तो क्या एडवांटेजेस हमें को हासिल हो सकते हैं ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। Hi everybody, very warm welcome in Accountancy Point YouTube channel. Let's start learning. But before we start, I request you, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss any future updates of my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ऑडिट का क्या बेनिफिट या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन हेडिंग हमारे पास आ रही है एरर्स आर लोकेटेड। एरर्स, हमें पता है कि एरर्स से मुराद है ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जो कि अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पर लोगों से हो जाती हैं। एम्प्लॉयज के ऊपर अगर वर्कलोड है तो हो सकता है कि उस वजह से जब वो बुक्स अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हो सकता है उनसे कोई एरर हो जाए, उनकी इंटेंशन नहीं है लेकिन वर्कलोड की वजह से, या हो सकता है कि केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही है उस वजह से उनसे गलती हो गई। तो एरर्स आर लोकेटेड में जस्ट यही है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करती हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शफाफियत पाई जाती है क्योंकि बहुत से मैटर्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत मेन रोल है अकाउंट्स का। तो अगर आपके पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हीं में अगर एरर्स हैं, वही अगर प्रॉपर ठीक नहीं है, प्रॉपरली उनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई सिस्टम का कोई फ्लॉ है, सिस्टम की खामी है, तो इट मीन्स कि जो डिसीजन मेकिंग उस बेस पे आप करेंगे वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आगे जाके हमें फेस करना पड़ सकती है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन की हुई हैं तो हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी जो है वो एररलेस है, उसमें कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो, मिस्टेक्स किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर जो है वो उसको एक लोकेट किया जाए, बल्कि फ्यूचर में भी इस किस्म की पॉलिसी बनाई जाए कि इनसे बचा जा सके। इसलिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है अगर उसमें एरर्स हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग या बाकी से जो आप बेनिफिट गेन करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को आप रिकॉर्ड में लेके आ रहे हैं, वो मकसद जो है वो आप प्रॉपरली अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड और डिस्कवर। अब एरर्स एंड फ्रॉड दोनों में ये है कि एरर्स तो हमें पता है कि वो मिस्टेक्स हैं जो अनइंटेंशनली हुई हैं, लेकिन फ्रॉड से मुराद ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जानबूझ के की जाती हैं। तो ऑडिट का एक पर्पज ये भी है, इसका एक बेनिफिट ये भी, हम इससे ये भी फायदा हासिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर कोई फ्रॉड है बुक्स अकाउंट्स के अंदर तो ऑडिटर ना सिर्फ उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो गिल्टी पर्सन है, जिस शख्स ने ये फ्रॉड किया हुआ है, को रिस्पॉन्सिबल जो है वो करार दिया जा सकता है, उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एरर ऑफ फ्रॉड को अगर खत्म कर दिया जाए, एरर ऑफ फ्रॉड एलिमिनेट हो जाए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करेंगे अगर एरर्स और फ्रॉड वहां से अगर एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है लोन बिकम इजी, कि अब कर्ज लेना यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो लेंडर है जिसने आगे कर्ज देना है, जो भी हमारे पास बैंक्स हैं या बाकी किसी भी किस्म का कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो लाजमी तौर पर जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उसके डिमांड करते हैं, क्योंकि जो लेंडर है, बैंक्स हैं या बाकी कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो कर्ज से पहले, लोन ग्रांट करने से पहले लाजमी तौर पर इंफॉर्मेशन लेंगे उस बिजनेस की। जो भी लेंडर होगा वो लाजमी तौर पर आपसे डिमांड करेगा कि आप हमें प्रोवाइड करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हमें मुहैया की जाए। फिर उसी की बेस पे वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम लोन ग्रांट करें या लोन ग्रांट ना करें। तो इसलिए अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन की हुई हैं, उसका ऑडिट हो चुका है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स हमें हेल्प कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या हमारी जो भी अगर वर्किंग नीड्स हैं तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हासिल करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप ऑडिट हैं तो आप इजीली जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है कि एडवाइस अबाउट वीकनेस। ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है बिजनेस के लिए। तो बहुत सी फर्म्स, कंपनीज, बड़े बिजनेसेस, इवन
सिंगल ओनर वो भी कारोबार के हवाले से वो अगर समझते हैं कि हमारा बिजनेस सही प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट नहीं हो रहे, हमने जो प्लान आउट किया हुआ है वो प्लान हम प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा, हमने जो प्लान आउट किए हुए वो प्लान हमारे टाइमली मीट नहीं हो रहे, तो लाजिमी तौर पर वो फिर जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के अंदर उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए रुजू करते हैं। तो इस मकसद के लिए जो ऑडिटर हैं वो ज़ाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स लोग हैं अपनी फील्ड में, तो इस मकसद के लिए ऑडिटर से कॉन्टैक्ट किया जाता है जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। वो आपको बताएंगे कि आपकी बिजनेस के अंदर आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर किसी किस्म का कोई फ्लॉ है तो उस फ्लॉ को, आपकी जो वीकनेस है उसको आप किस तरह से जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो जो आपको बताएंगे कि आपके जो बिजनेस है उसके अंदर ये ग्रे एरियाज हैं, इसको अगर आप रिमूव कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मजीद जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके जो प्रॉफिट के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है या आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल के हवाले से वो मीट नहीं हो रहे, तो इसको आप आपकी पॉलिसीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। तो ऑडिटर जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और थ्रू ऑडिटिंग ये पर्पस जो है वो अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है हाई मॉरल वैल्यूज। ये अखलाकी तौर पर जो एम्प्लॉइज के ऊपर एंड मैनेजमेंट के ऊपर एक किस्म का प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर ने आके चेक करना है, तो वो काम पेंडिंग नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि काम जो है वो डेली बेसिस पे जो काम है, जो वर्क उनके पास है, तो वर्क साथ के साथ जो है वो कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि अगर हम अपने काम को समझते हैं कि चलें कोई बात नहीं, हम आज की बजाय कल काम करेंगे, तो अपना आज का काम अगर पेंडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता वो काम हमारा जो है वो उसमें इंक्रीज होगा, वो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और फिर जब आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते वक्त तेजी से कोशिश करते हैं कि टाइमली जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर आपने क्लोज करना है तो उसको क्लोज करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर प्रॉपरली जो पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा अगर आपका है तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन होगा। एम्प्लॉइज इसलिए फिर मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होती है, मिस्टेक्स हम इसलिए कर जाते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया। भाई वर्कलोड क्यों हो गया, उसकी रीजन ये कि आपने जो आपका जो काम था वो पेंडिंग चल रहा था। तो अब टाइम जाहिर सी बात है आपके पास काम में वर्कलोड ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर जल्दी भी इंसान गलतियाँ करता है, मिस्टेक्स करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट के ऊपर भी एक किस्म का मॉरल प्रेशर और मॉरल चेक रहता है। उन्हें पता होता है कि जो ऑडिटर है वो आके चेक कर सकता है, स्पेशली बिग फर्म्स के अंदर, बड़ी कंपनीज के अंदर जहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट चलते हैं। ये ऑडिट की टाइप है कंटिन्यूस, पैनल, इंटरिम ऑडिट को इंशाल्लाह हम जब आगे जाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर लाजमी तौर पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कंप्लीट किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। कोशिश करते हैं हर एम्प्लॉई, मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑडिटर कभी भी आ सकता है। उन्होंने आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर समझते हैं कि कंप्लीट नहीं है तो हमें जो हायर हमारी अथॉरिटीज है उस हवाले से हमें उनसे बातें सुनना पड़ सकती हैं। तो हमारी हायर अथॉरिटीज को उस बारे में इन्फॉर्म करेंगे तो एक किस्म का जो मॉरल प्रेशर है वो अचीव किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो हाई मॉरल वैल्यूज़ में अगर काम पेंडिंग नहीं होगा और उसको लाज़मी तौर पर अगर काम आपका पेंडिंग नहीं है तो फिर आपके पास वहाँ पे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और फ्रॉड जो है वो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को लाज़मी तौर पर आके जो है वो चेक करेंगे ऑडिटर्स। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं टैक्स पेमेंट्स। टैक्स पेमेंट्स लाजमी तौर पर जो असेसमेंट ऑफ टैक्सेस की जाती है, कंपनीज जो भी बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। तो टैक्स असेसमेंट इसमें अगर इसमें कोई वो समझते हैं, कंपनी समझती है या जो टैक्स डिपार्टमेंट समझते हैं, उनके दरमियान अगर कोई किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आ गया है तो उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है थ्रू इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो आप कोई भी इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट है उससे अगर आप ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं, वो आपके टैक्स मैटर्स को डिस्कस करके आपको अगर रिपोर्ट पेश करता है तो दोनों पार्टीज, जो टैक्स पेयर है या टैक्स डिपार्टमेंट है, दोनों के जो मामला हैं वो सेटल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बिजनेस के लिए एक एडवांटेज है कि जो ऑडिटर है वो आपके लिए जो टैक्स मामला है उसकी सेटलमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग फॉर ऑनर्स, मालिकान के लिए, जो बिजनेस के ऑनर्स है उनके लिए इसकी क्या अहमियत है या ऑनर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं ऑडिट कंडक्ट करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें आ रहा है एफिशिएंसी इंप्रूव। तो एफिशिएंसी सलाहियत है, वर्क करने की एबिलिटी है, वो इम्प्रूव की जा सकती है, आप इम्प्रूव करवा सकते हैं कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। हमारे जो एम्प्लॉयज उनकी एफिशिएंसी, उनकी अहलियत, उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हमारे जो भी ट्रेन और क्वालिफाइड मैनेजमेंट होगी किसी भी बिजनेस के अंदर, एक
वो उसका एक एसेट कंसिडर की जाती है, क्योंकि जो ट्रेंड आपके स्टाफ है, आपकी पहले से लॉयल एक मैनेजमेंट है, आपके एक्सपीरियंस लोग हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए ऑब्वियसली वो एक बड़ा एसेट है, वो एक बड़ा सरमाया है। तो इस तरह से ऑनर्स एफिशिएंसी के ऊपर चेक रख सकते हैं और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवाया जा सकता है, क्योंकि ऑडिटर आके आपको बता सकते हैं, स्पेशल ऑडिट उनसे कंडक्ट करवाया जा सकता है, वो आपको बता सकते हैं कि मैनेजमेंट में क्या खामी है, मैनेजमेंट को किस तरह से इम्प्रूव करवाया जा सकता है, किसी किस्म की इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं हो रहा उसको यूज़ किया जा सकता है, तो आप अपनी एम्प्लॉयज़ की अपनी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आया डिस्प्यूट इज सेटल्ड, कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो झगड़े हैं ओनर के दरमियान समटाइम अगर हो जाते हैं, पार्टनर्स के दरमियान अगर कोई किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है थ्रू ऑडिटेड अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको हर किस्म की स्टोरी बताती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो आपको बताएंगे कि ओवरऑल बिजनेस की इस वक्त क्या पोजीशन है, और आप अपने जो बाहमी झगड़े हैं प्रॉफिट के हवाले से अगर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है प्लानिंग बिकॉज पॉसिबल। ऑडिटेड अकाउंट की मदद से हम बहुत आसानी के साथ फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि ऑडिटेड अकाउंट हमेशा ट्रू एंड फेयर भी पेश करते हैं। तो इसलिए अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर भी हैं, तो उसी बेस पे हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर के जो प्रोग्राम है उनको सेट किया जा सकता है, फ्यूचर के लिए प्लान आउट किया जा सकता है, हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, हमें सेल कितनी चाहिए, हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज रिलेटेड डिसीजन है उनको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम करंट ईयर में रहते हुए जो प्रोजेक्टेड यानी कि फ्यूचर के लिए इनकम स्टेटमेंट है, फ्यूचर के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको तैयार कर सकते हैं। हम एक तरह का हमें यहाँ पे हम प्लान कर लेते हैं कि फ्यूचर में तो जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है या प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है या प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है या बाकी जितनी भी हमें फ्यूचर के हवाले से जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनकी एक स्टेटमेंट हम अभी तैयार कर सकते हैं। बेस वो हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास पहले से ऑडिटेड अकाउंट्स उसी की बेस पे हम फ्यूचर के लिए प्लान कर लेते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है मैनेजमेंट के लिए, ओनर्स के लिए ये बहुत आसान है कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए से प्लानिंग हमारे लिए करना आसान होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है इम्प्रूवमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमें अगर इंफॉर्मेशन होगी तो हमें अंडरस्टैंड करना आसान होगा। इंटरनल कंट्रोल को अगर हम सिंपल अल्फाज में डिफाइन करें तो यूँ कह सकते हैं कि वो सारी की सारी रूल्स रेगुलेशन सेट प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट बनाती है ताकि अपनी जो बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं को कंट्रोल करती है। चैप्टर नंबर सेकंड है वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ही है, हम बहुत डिटेल से वहाँ पे इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल होता है क्या। हमारे जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उनको जितने भी मामलात बिजनेस के डेली एक्टिविटीज़ हैं तो वो कैसे रन की जाएंगी, उनको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, तो ओवरऑल इसको हम कहते हैं ये इंटरनल कंट्रोल है। तो इंटरनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने रन करना है, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास इंटरनल कंट्रोल स्ट्रिक्ट होगा, जितना ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा, तो कंपनी के लिए बिजनेस के लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से मीट कर सकते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल हमारा स्ट्रिक्ट है, इंटरनल कंट्रोल अगर बेटर है। तो ऑडिटर बेसिकली आके बताता है कि आप अपने इंटरनल कंट्रोल को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उसके अंदर किसी किस्म की वो वीकनेसेस को फाइंड आउट करता है, वो आके असेस करता है, उससे अंदाज़ा होता है, वो यहाँ पे आके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वो फिर बताता है कि सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो इंटरनल कंट्रोल है इसको किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइन मुहैया करता है जिसकी बेस पे आप अपने इंटरनल कंट्रोल को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। खैर ये सारी बातें डिटेल के साथ चैप्टर नंबर सेकंड में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो है वो फ्लक्चुएशन प्रॉफिट्स है, कि जो प्रॉफिट है उसमें अगर किसी किस्म का तगय्युर आ रहा है, उसमें अगर किसी किस्म की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, वो ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर है। इंडस्ट्री है इस किस्म की, हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटी उनकी नोयत इस किस्म की है कि वहाँ पे जो प्रॉफिट है कभी कम होता है, कभी किसी साल ज़्यादा होता है, तो उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। तो अगर हमारा बिजनेस इस नोयत का है, हमारा बिजनेस नेचर का है कि हमारे बिजनेस के अंदर किस्म की हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ सिर्फ हमारा जो अपना फर्म है या हमारी जो अपनी कंपनी है वो अफेक्ट हो रही है और हमारी जो फ्लक्चुएशन है प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा है बाकी इंडस्ट्री की निस्बत, तो देन हमारे लिए फिक्रमंद होने की बात है। हमें सोचना चाहिए, बिजनेस को देखना चाहिए कि वाई आवर प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग अदर देन कंपनी, अदर देन इंडस्ट्री, कि बाकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे तो जो प्रॉफिट है वो एक स्टेबल
उसका रेट है, लेकिन हमारी हमारी अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, हमारा अपना जो बिजनेस है, यहाँ पे प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन में आ रही है, कभी कम है कभी ज्यादा है। तो ये कमी क्यों आ रही है, ये फ्लक्चुएशन जो है वो क्यों हो रही है? तो इसको चेक करने के लिए आप खदमात हासिल कर सकते हैं। हम जो ऑडिटर है उसको कॉल कर सकते हैं, उसे स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाया जा सकता है, जिसमें वो हम बताएगा असेसमेंट करने के बाद कि कौन सी वजूहात हैं, जो करेक्ट कॉज क्या है जिस वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो उसकी गाइडलाइन अमल करके उनकी गाइडलाइन को फॉलो करके आप जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कमी है प्रॉफिट की जो, या जो अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, इसको जो है वो आप देख सकते हैं। तो जो अनयूजुअल चेंज आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास एक हाई क्रेडिट रेटिंग। अगर हम लोन हासिल करना चाहें तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा बिजनेस उसकी रेप्यूट अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो जो हमारे लेंडर्स होंगे वो इजीली हमें जो है वो कर्ज देंगे, इजीली हमें लोन मुहैया कर दिया जाएगा। लेकिन तो अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर हमें कर्ज लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ऑडिटेड अकाउंट्स बेसिकली करते क्या हैं कि हमारी जो ओवरऑल बिजनेस को पूरा स्क्रीन आउट करके बताते हैं। तो जिस वजह से जो लेंडर है वो रिलाई करते हैं हमेशा ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो एक तरह का टूल है जिसके जरिए हम अपनी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपनी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बता सकते हैं लेंडर को कि भाई ये हमारी इस वक्त सिचुएशन है बिजनेस की, हमें फ्यूचर में जो है वो ग्रोथ मिल सकती है, हमारे ये प्रीवियस रिकॉर्ड है, तो इस वजह से हमें कर्ज की जो फैसिलिटी, जो लोन फैसिलिटी है वो अवेल हो सकती है। तो इसके जरिए अपनी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। जो नेक्स्ट हमारे पास है लिस्टिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग ऑप्शनल है। अगर कंपनी चाहती है कि अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना, तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज की वो एक्सेप्ट करती है हमेशा ऑडिटेड अकाउंट। ऑडिटेड अकाउंट डिमांड किए जाते हैं, उसकी बेस पे जो है वो डिसीजन लेते हैं और लिस्टिंग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो हो जाती है। इस तरह से जो ऑडिटेड अकाउंट्स हमें हेल्प करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर होल्डर प्रोटेक्शन। हम इस बात को जानते हैं कि शेयर होल्डर बेसिकली एक्चुअल ओनर्स हैं बिजनेस के, जबकि जो बिजनेस को ऑपरेट करते हैं वो डायरेक्टर्स हैं। बिजनेस को चलाने वाले, बिजनेस की जो इंतजामिया या मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स समझते हैं कि हमारा जो राइट्स है, हमारे जो हकूक हैं, हमारे जो मफाद है, तो शेयर होल्डर्स फील करते हैं कि बेसिकली जो ऑडिटिंग है वो हमारे मफाद को, हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स की वजह से जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो सामने आ जाती है। इस तरह से एक तरह की फीलिंग पाई जाती है शेयर होल्डर्स में कि हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ रही है पार्टनर सेटिस्फेक्शन। हम ये जानते हैं कि लाजमी नहीं कि हर किस्म का जो पार्टनर, अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर कंपल्सरी नहीं कि हर मेंबर, हर पार्टनर लाजमी तौर पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि हम जस्ट, जो कहते हैं कि हम जस्ट पेमेंट्स करेंगे आपको, हम जस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। तो जो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए या उनके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर ऑडिट अकाउंट्स को ऑडिट करवा लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि जो लोग एक्टिवली बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो एक्टिव पार्टनर्स के पास हर चीज़ से इख्तियार है। बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनको वो अपने पर्सनल, तो स्लीपिंग पार्टनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर हम ऑडिट कंडक्ट करवा लें। इस तरह से एक तरह का मोरल प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है एक्टिव पार्टनर्स के ऊपर। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें है प्रोप्राइटर्स, जिसमें एक ही फर्द वाहिद मालिक है। उर्दू में हम इसको कहते हैं वाहिद मलकियती कारोबार, जिसमें फर्द वाहिद मालिक होता है। तो जो फर्द वाहिद है, जो सिंगल ऑनर्स हैं, जो प्रोप्राइटर्स हैं, तो प्रोप्राइटर्स के लिए कंपलसरी नहीं कि ऑडिट कंडक्ट करवाया जाए, इनके लिए ऑप्शनल है। ये चाहें तो ऑडिटिंग से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो ऑडिट है उसका इस्तेमाल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि ये भी अपने जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अगर उन्होंने को मेंटेन की हुई हैं तो उनकी डिटेक्शन और प्रिवेंशन की जा सकती है। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी को, अपनी जो सेल्फ एफिशिएंसी उसको भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इस तरह से ना सिर्फ एम्प्लॉयज की बल्कि अपनी सेल्फ एफिशिएंसी को चेक करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग इसमें आ रही है बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले कंसेप्ट होना चाहिए ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट का सिंपल मीनिंग है भरोसा, उर्दू में अगर हम देखें तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो फर्स्ट किया मिस्टर ए फोर्थ होने से पहले अपनी कुछ प्रॉपर्टी, जायदाद जो भी उसकी है मलकियत के अंदर,
वो उसको समझता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बिजनेस को, मेरी प्रॉपर्टी को संभाल नहीं सकेंगे, तो वो अपने किसी भरोसे वाले शख्स को, अपने किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव रिश्तेदार को या किसी भी शख्स को, तो जिसके ऊपर उसको ट्रस्ट है, तो वो अपने जितने भी माली मामलात हैं वो उसमें ट्रस्ट करता है मिस्टर बी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी के ऊपर, और वो मिस्टर बी को कहता है कि जी ये जितने भी जायदाद वगैरह है ये आपके सपोर्ट है, मलकियत बच्चों की, लेकिन मैं दुनिया से जा रहा हूँ। वो समझता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो मिस्टर बी को कहता है कि ये जायदाद वगैरह है ये कि मेरे बच्चों के जो अभी छोटे हैं, अभी माइनर्स हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप जो इनको सौंप दीजिएगा, इनके सपोर्ट कर दीजिएगा, उस वक्त तक मेरी जो जायदाद है इसकी देखभाल करें, इसकी निगरानी करें। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपने जो माली मामलात हैं वो मिस्टर बी को सौंप देते हैं। तो मिस्टर बी यहाँ पे इसको हम कहेंगे ट्रस्टी, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया गया हो। तो मिस्टर बी तो हुआ ट्रस्टी, और मिस्टर ए जिसने जो मालिक था, जो ओनर था, जिसकी जायदाद थी, तो उसके जो छोटे बच्चे, जो माइनर बच्चे हैं, उनको हम कहेंगे वो बेसिकली बेनिफिशियरी हैं, जिन लोगों ने फ़ायदा उठाना है, जिन लोगों ने बेनिफिट हासिल करना है माली मामलात से, उस जायदाद वगैरह से, या जो भी प्रॉपर्टी उनकी मलकियत में है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मिस्टर बी को दी गई है। तो मिस्टर बी जो ट्रस्टी है, उसके ऊपर एक तरह का मॉरल प्रेशर बिल्ड किया जाता है ऑडिट की मदद से, कि जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स है, फर्म है, बिजनेस है, या जो भी जमीन जायदाद के हवाले से जितने भी उनके मामलात हैं, शॉप्स रेंट पे हैं, जो कुछ भी है, तो अगर उनको ऑडिट कंडक्ट किया जाए, ऑडिटेड अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए, तो एक तरह का प्रेशर होता है मॉरल ट्रस्टी के ऊपर कि उस जायदाद को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गेन नहीं करेगा, बल्कि जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए वो इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीज स्टेट। ये भी सेम इस तरह से थोड़ा सा इसमें चेंज है कि डिसीज कहते हैं ऐसा शख्स जो फौत हो चुका हो, स्टेट जायदाद उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, तो मरने वाला, फौत होने वाला अगर अपनी वसीयत में, अपने पीछे, अपने विरसे में अगर कुछ जायदाद वगैरह छोड़ गया है, तो उस जायदाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उस जायदाद की या उसके जो भी मामलात हैं माली, उसकी जो सही उसके एक्चुअल हायर्स हैं, जो उनके वारिस हैं, तो उनके दरमियान जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है जायदाद की, समटाइम डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। यहाँ पे हमें ऑडिट हेल्प करती है। ऑडिटिंग की मदद से जो इस किस्म के जो झगड़े हैं, जायदाद जो विरासत के झगड़े हैं, उसको दूर किया जा सकता है। तो इस हवाले से ऑडिट हमें हेल्प करती है। तो इस तरह से जो फैमिली है वो रिलाई करती है ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर, ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर, जिसके बेस पे जो झगड़े हैं वो नहीं होते, डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है डिसीज स्टेट की प्रॉपर्टी के हवाले से। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो इंसॉल्वेंसी है। इंसॉल्वेंसी, इसको जो कंसेप्ट आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि इंसॉल्वेंसी है क्या। इंसॉल्वेंसी एक ऐसा केस है जिसमें शख्स इस काबिल नहीं होता कि उसके ऊपर जो कर्ज है, उसके ऊपर जो डेट है, अगर वो उसको अदा करने की पोजीशन में नहीं, उसके एसेट्स कम हैं लेकिन उसके ऊपर जो डेट या कर्जा है, उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो ज्यादा है, तो देन कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अब इंसॉल्वेंट है, ये कंगाल हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। तो अब उसकी जो जायदाद है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका जो बिजनेस है, उसको अगर सेल आउट कर दिया जाए, तो फिर वहां से सबसे पहले तो जो डेट होल्डर्स हैं, जिन लोगों से उसने कर्ज लिया हुआ था, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमाउंट को, जो सेल ऑफ बिजनेस से हमें हासिल होगी। तो इस तरह से ऑडिटिंग हमें हेल्प करती है इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी के केसेस के अंदर, और जो फाइनेंशियल मैटर्स है उनको सेटल कर लिया जाता है। तो ये तो जितने भी हमने डिस्कस किए सारे के सारे एडवांटेजेस हमें हासिल हुए हैं इन केस ऑनर्स के हवाले से। ऑडिट से हम बेनिफिट गेन कर सकते हैं, ऑनर से बेनिफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए इसके क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ रहा है वो परफॉर्मेंस ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है। तो टैक्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है, इसको एनहांस किया जा सकता है। टैक्स ऑफिसर्स यूजुअली जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उसी की बेस पे रिसेल लेते हैं और उसी को एक्सेप्ट करते हैं टैक्स असेसमेंट में। तो बिजनेस की जो असेसमेंट है टैक्स की, उसके लिए ऑडिटेड अकाउंट्स हमें हेल्प आउट करते हैं, और इस तरह से ना सिर्फ टाइम की बचत होती है बल्कि जो आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं टैक्स पेयर के और टैक्स डिपार्टमेंट के, वो भी ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि दोनों रिलाई करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। तो उसी बेस पे जो फैसले किए जाते हैं, उसी बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं टैक्स असेसमेंट के हवाले से। तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस, जो एफिशिएंसी है टैक्स डिपार्टमेंट की या टैक्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एग्जैक्ट रेवेन्यू अमाउंट। हमें भी पता है कि जो जितनी भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, उसका ज़्यादातर हिस्सा टैक्स के ऊपर जो बेस करता है। तो अगर तो टैक्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बेटर है, तो इट मीन्स कि एक गवर्नमेंट ने जो कलेक्शन करनी है
रेवेन्यू की वो इजीली वो कलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि बिजनेसेस या बाकी जितने भी कंपनीज हैं, प्रॉफिट के ऊपर जो असेसमेंट की जा रही है टैक्स की, अगर तो उनमें डिले नहीं है ज़्यादा और हमने टैक्स असेसमेंट हासिल कर लिए, तो डिफरेंट किस्म के टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, तो डिफरेंट किस्म की एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसी की बेस पे गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू या आमदनी का इंहिसार है वो टैक्स के ऊपर होता है। तो अगर तो टैक्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेटर होगी, जो टैक्स पेयर्स और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके मामलात ठीक हैं, काम है, उनमें आपस में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अपनी जो टैक्स असेसमेंट है उसकी बेस पे जो टैक्स सबमिट करवा रहे हैं, तो अगर तो टैक्स पेयर्स या टैक्स डिपार्टमेंट के मामलात बेटर हैं, तो देन फिर जो है वो जो अमाउंट एक तरह की एस्टिमेट हमें होता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट की ये एस्टिमेट है, उसको जो एग्जैक्ट रेवेन्यू अमाउंट है वो हासिल की जा सकती है। गवर्नमेंट अपने टारगेट को अचीव कर सकती है और लोगों से जो है वो टाइमली टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, लोगों से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेस इकोनॉमी। तो अगर ओवरऑल कंट्री के अंदर जो बिजनेसेस है डिफरेंट किस्म के, जो इंडस्ट्री है वो अगर बूम की तरफ जाएगी, तो इट मीन्स कि जो इकानमी है उसकी हालत बेटर होगी, इकानमी की जो प्रोग्रेस है उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो किस साइड पे जा रही है। ऑडिटर अकाउंट्स हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो अगर तो क्योंकि ऑडिटर अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर भी पेश करते हैं, तो ऑडिटर अकाउंट्स के बेस पे हम डिटरमिन कर सकते हैं कंपनी की, ना सिर्फ कंपनी की बल्कि ओवरऑल जो कंट्री है उसकी भी मजमूई तौर पर अगर मैक्रो लेवल के ऊपर देखा जाए तो ओवरऑल जो कंट्री है उसकी भी प्रोग्रेस को चेक किया जा सकता है कि जो कंट्री है हमारा वो किस स्टेज पे है, उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इस वक्त क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ प्राइवेट बिजनेस। समटाइम्स गवर्नमेंट्स प्राइवेट बिजनेस हाउसेज अगर वो समझते हैं कि पब्लिक फेवर में काम नहीं कर रहे तो उनको बाय कर लेते हैं, और जो परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो परचेज प्राइस है उसको वो डिटरमिन करते हैं, उसका तयन किया जाता है ऑडिटिंग बेस पे। जो बिजनेस के ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसकी बेस प्राइस सेटलमेंट की जा सकती है। इसी तरह से सम टाइम अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कोई बिजनेस जो गवर्नमेंट ओन्ड है उसको अगर प्राइवेट सेक्टर को देना चाहें, तो प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए प्राइस है उसका भी तयन किया जाता है। ऑडिटर अकाउंट्स वो हमें इसमें हेल्प करते हैं प्राइस क्या होगी बिजनेस की। जैसे अभी हमारे यहाँ इशू चल रहा था कि पीआईए को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो पीआईए को बिलफर्ज प्राइवेट करते हैं तो उस सूरत में प्राइस का तयन किया जाएगा ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास इंस्पेक्टर्स। हमें इस बात का पता है कि ऑडिटर अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं, तो हम यहाँ से इजीली आसानी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स, बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है, उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट होगी, किसी भी एसेट की जो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू है उसकी बेस के ऊपर टैक्स जो है वो लगता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो असेसमेंट है वो आसानी से जो डिटरमिन की जा सकती है, उसको जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ऑडिटर्स में हेल्प करते हैं क्योंकि वो जितने भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड है उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो जो भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे आफ्टर असेसमेंट तो उसको ना सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट, बिजनेस, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के बाकी जो ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जो इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से इंस्पेक्शन के लिए, तो जो भी वो इंस्पेक्टर्स होंगे वो भी उन ऑडिटेड अकाउंट्स को रिलाई करते हैं, उनके ऊपर इंसार करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो बेटर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग फॉर जनरल पब्लिक। आम पब्लिक के लिए इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ रहा है सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स। तो सेटलमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस हो या मैरीन इंश्योरेंस हो, तो वो पॉसिबल है थ्रू ऑडिटेड अकाउंट्स। तो पॉलिसी होल्डर्स और इंश्योरेंस कंपनी अपने जो मामलात हैं इंश्योरेंस क्लेम्स के हवाले से उनको सेटल कर सकते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स की मदद से। नेक्स्ट में है नो लॉस टू वेंडर्स। लैंडर्स जिन लोगों ने कर्ज दिया हुआ है, जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कर्ज देने से पहले, लोन इशू करने से पहले, लोन ग्रांट करने से पहले वो डिमांड करते हैं कि हमें ऑडिटेड अकाउंट्स मुहैया किए जाएं। उसी की बेस पे वो फिर डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस को या जो भी उनके पास बारोअर आया है या जो भी उनके पास एप्लीकेंट आया उनको लोन ग्रांट करे या ना करे। नेक्स्ट हमारे पास आया क्रेडिटर प्रोटेक्ट। तो इसमें क्रेडिटर्स भी क्रेडिट देने से पहले, चीज़ों को सेल करने से पहले क्रेडिट के ऊपर देखते हैं कि जो डेटर्स है उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस प्रीवियस कैसी है, तो वो डिमांड करते हैं कि हमें अपने जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो शो करें। गुड्स को सेल आउट करने से पहले क्रेडिट के ऊपर डेटर से रिक्वायर्ड करते हैं कि आप हमें मुहैया करें जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिडर्स कैन ऑफर हाई रेट। इस वक्त इसकी ऑफर प्राइस क्या है, तो
बिडर्स को पता होता है कि इस वक्त बिड प्राइस क्या है, उस बिड प्राइस की बेस पे उन्हें वो समझते हैं कि इस वक्त मैक्सिमम प्राइस जो है वो कितनी जा सकती है। सो अगर बिड प्राइस का तयन हो जाए, उसको डिटरमिन कर लिया जाए, तो बिडर एक रीजनेबल प्राइस ऑफर कर सकते हैं बिड पे। तो वो जो पार्टी है बिड पे वो भी रिलाई करते हैं ऑडिटर अकाउंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है बेटर पे फॉर एम्प्लॉइज। एज वी नो कि एम्प्लॉइज आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, और जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो उसी की बेस पे वो फिर डिमांड कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के जो बेनिफिट। तो अगर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा एम्प्लॉयज़ के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो फिर डिमांड कर सकते हैं मैनेजमेंट से, ऑनर से, कि हमारी पे स्केल इंक्रीज किया जाए, इंक्रीमेंट्स लगाए जाएँ, हमें जो मुख्य किस्म के जो बेनिफिट्स दिए जाए, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से हमें जो बेनिफिट मुहैया किए जाए, तो डिफरेंट किस्म के जो फ्रिंज बेनिफिट है वो एम्प्लॉय हासिल कर सकते हैं। और वो समझते हैं कि अगर ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो उस सूरत में हमसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स कैन टेक डिसीजंस। तो बाकी स्टेक होल्डर्स की तरह इन्वेस्टर्स भी किसी भी कंपनी में, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो इन्वेस्टर्स अगर समझते हैं कि किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से पहले वो कंपनी की हिस्ट्री जो है वो चेक करेंगे, और वो हिस्ट्री के ऊपर वो रिलाय करके फिर डिसीजन लेते हैं। तो अगर हिस्ट्री कंपनी की जो फाइनल अकाउंट्स हैं, जो उनके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उसकी बेस पे अगर उन्हें डिसीजन लेना है तो वो सही होने चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं। तो इसलिए जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसके ऊपर लोग रिलाय करके, इन्वेस्टर्स रिलाय करके डिसीजन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, के ऑडिट की इम्पोर्टेंस या इसके एडवांटेजेस क्या हैं। 4 ब्रॉड कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया कि ओनर्स के लिए, बिजनेस के लिए और जनरल पब्लिक के लिए इसकी क्या अहमियत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिट की लिमिटेशंस या इसके डिमेरिट्स क्या हैं या इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। And also don't forget to like and share. See you in next video. Take care and distribute happiness if you want to be happy.